नमस्कार साथियों। तो ये एक लंबे इंतजार के बाद आज की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आपने इसके नोटिफिकेशन देख लिए होंगे और वैसे भी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल हैं तो आपने देख लिए होंगे। मैंने मैं सिर्फ आपकी तैयारी के लिए हमेशा कि काफ़ी सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो मैं सिर्फ तैयारी के ऊपर काम कर रहा था कि क्या पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है। तो सबसे पहले तो आप सभी ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं। तो 14 नवंबर से जो है वो हमारे केवीएस के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो 4 दिसंबर रहेगी। तो आप लास्ट डेट का वेट नहीं करना, आप जब भी टाइम लगे जल्दी से जल्दी आप, ठीक है। हालांकि एस्टेट की वैकेंसीज अभी नहीं आई है, जल्दी देखने को मिलेगी। वैकेंसीज कह रहा हूँ, सॉरी, एस्टेट का एग्जाम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये मत सोचो कि जब एग्जाम आएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, आप अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए। ये जो क्लास रहेगी इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं के बेस पर हम तैयारी करेंगे। केवीएस एनवीएस के पूछे क्वेश्चन और एस्टेट के पूछे क्वेश्चन सारे मिक्स करके चलेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अलग अलग सीरीज इनके लिए स्टार्ट करूँ। पहले ही मुझे कम समय लग पाता है। अभी भी रात के 11:30 बजे हुए ये क्लास आपकी, आपको लगता होगा कि सर क्लास नहीं ले रहे हैं, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन हमेशा मेरे ध्यान में रहता है कि यार एग्ज़ाम आ गया है, बच्चे वेट कर रहे होंगे, क्लास आनी चाहिए। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों की जो क्लास है वो कोशिश करता हूँ, और मेरी तरफ से जो भी कमियां रही हैं भाई आप इग्नोर करें। मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्लास नहीं ला पाता हूँ, ठीक है, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जो भी लेके आऊँगा आपके लिए अच्छा ही होगा, बेस्ट ही होगा। बस सिर्फ टू द पॉइंट बात होगी। आज मैंने इतनी बात कर ली आपसे। मैं सिर्फ पढ़ाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, बस एग्ज़ाम आता है, सिलेबस देखता हूँ और उसको वर्कआउट शुरू होता है। हाल आप सभी को पता है केवीएस में ईयर 1 आ चुका है, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के। इसके अंदर आपके वही सब टॉपिक हैं जो आपके एस्टेट में पूछे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ठीक है, रेशियो, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारा जो है, ये जो एडिशन का मैथ होता है, ये आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। इसी पर बेस्ड आज की हमारी क्लास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चलेंगे। क्वेश्चन मैंने अपने पास से नहीं डालने, तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, तो फिर प्रैक्टिस के लिए जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे और कोई इंपॉर्टेंट टाइप होंगी कि हर चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होती है जहाँ से क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। तो इसी बेस पर हमारी ये तैयारी रहेगी और कोशिश रहेगी क्लासेज आपके लिए रेगुलर आती रहे, ठीक है। इसी के साथ फिर आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बीच में आवाज, बस वही बात है कि कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग कई बार नहीं पता लगता आवाज जा रही है कि नहीं है। मैं एक बार सेल चेंज, ठीक है, एक मिनट। भाई बीच में कहीं अगर आवाज मिस हुई हो देख लेना थोड़ा सा, मैंने बाद में ध्यान दिया, हो सकता है कहीं बैटरी ना खत्म हुई हो, ठीक है। तो अभी चेंज किए। तो ये क्वेश्चन हो गया था हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट को बड़ा कर देते हैं। आई थिंक क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इफ द 9 डिजिट नंबर 84x398y2 is divisible by 72, then the maximum possible values of 2x plus 3y is, यानी कि इसका अधिकतम मान जो क्या होगा, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपने ले, अंकों की संख्या आपके सामने लिखी हुई है, तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। दिस इज 84x 398y, ठीक है, 284x 398y2 इज डिविजिबल बाई 72,
यानी कि इसको हमने डिवाइड करना है 72 से, क्योंकि ये संख्या 72 से पूरी भाग हो जाती है। ठीक है, तो कोई संख्या 72 से जब भाग होगी जब वो 8 से भी भाग होगी और वो 9 से भी भाग। ठीक है, अगर कोई नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है तो वो इसके फैक्टर यानी कि 8 और 9 से भाग होगा, तभी हम कहेंगे कि वो 72 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने आपको अभी एक चीज सिखाई थी कि 8 से वही संख्या डिवाइड होगी इसके अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड, यानी कि इसके लास्ट के 3 अंक 8/2। 8/2 अगर 8 से डिवाइड होगा, ये नंबर हमारा जो है पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है, तो 8 एकम 8। ठीक है, चारों ऊपर से y। अब y की वैल्यू क्या है ये तो हमें भी नहीं मालूम। ठीक है, y जो है ये क्या हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मेरा, ध्यान से सुनते रहना इस बात को, y की वैल्यू अगर मेरी यहाँ पे 1 हो या 0 हो, मान लो 0 से लेके चलते हैं, y क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें सारी पॉसिबल वैल्यूज जो है वो यहाँ पर कंसीडर करनी पड़ेगी। तो y जो है वो इनमें से कोई एक अंक हो सकता है। ठीक है, y कैन बी 0 1 2 3 अप टू 9। ठीक, अब ये बात आप खुद ही देख सकते हो, अगर मैं y को 0 रख दूंगा, अगर y को 0 रखूंगा ऊपर से 2 उतारूंगा तो 2 जो है वो नहीं कटता 8 से। ठीक है, इसी तरह से y को 1 रखूंगा तो ये 12 बन जाएगा। ऐसे करके देख रहे हैं आप, 1 रखूंगा 12 बनेगा, 12 नहीं कटता। 2 रखूंगा तो 22 बनेगा, 22 भी 8 से नहीं कटता। 3 रखूंगा तो 32 बन जाएगा, और 32 आपको पता है 8 से कटता है, यानी कि y जो है वो आपका 3 हो सकता है। ठीक है, y की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूंगा तो ऊपर से 2 उतारूंगा तो 32 है 8 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से 4 रखूंगा तो 42 बनेगा, 8 से नहीं कटेगा। 5 रखूंगा 52 नहीं कटेगा। 6 रखूंगा 62 नहीं कटेगा। 7 रखूंगा तो 72 कट जाएगा, यानी कि 7 रखूंगा तो भी ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y जो है वो 7 भी हो सकता है। उसके बाद 8 रखूंगा 82 नहीं कटेगा 8 से, और 9 रखूंगा 92 भी 8 से नहीं कटेगा। क्लियर है, यहाँ से y की दो वैल्यूज हमें 3 और 7। ठीक है, आप इसी बात को, जैसे कि मैंने पूरा डिटेल में आपको खोल के समझा दिया, इसी बात को आप ऐसे भी देख सकते थे कि 8 का जो पहाड़ा है उस 8 के टेबल में लास्ट में 2 कब आता है। एक तो 8 चौके 32 पे आता है, और एक 8 नी में 72 पे आता है। आप ऐसे भी जजमेंट लगा सकते थे, मैं बस समझाने के लिए इसको डिटेल में समझा। अब ये नहीं कि कितने पे जा रहा है, इसका कोई रोल नहीं है ना, इस पे टाइम वेस्ट करना आपने। ठीक है, बस हमें ये देखना था कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ से हमें y की दो वैल्यूज मिल गई, एक 3 और एक 7। देखिए जो नंबर है दिस इज 84x398, और बीच में y की वैल्यू एक बार हम ले लेंगे 3 और एक बार ले लेंगे 7। ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमारे पास बन जाएंगी। क्लियर है, ठीक है, यानी कि ये दो नंबर हमारे पास बन गए। क्लियर है, अब y तो हमें पता लग गया, लेकिन हमें x भी देखना है कि वो क्या। x यानी कि ये नंबर हमारा 9 से कटना चाहिए। तो कोई भी संख्या 9 से कब कटती है, जब उसके अंकों का योग 9 से कट जाए। ठीक है, इसका मतलब मुझे इन डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए अब हम एक तरीका और अप्लाई कर लेते हैं। क्या तरीका, कि पूरा नंबर ऐड करूं, इससे अच्छा मैं केवल उतना नंबर ऐड कर लूं जो 9 से कट जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो 9 जो है वो 9 से कट जाता है, तो इसका मतलब मैं 9 को ऐड ही नहीं करूंगा। एक तो आप पूरा नंबर ऐड कर लेना, आप जैसे ठीक समझे वैसे कर लेना। 9 जो है वो हमारा 9 से सीधा ही कट गया, तो मैंने इसको हटा दिया। मैंने देखा 7 और 2 टोटल 9 बन गया, इसका मतलब ये भी 9 से कट गया, यानी कि पूरे को आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, फिर 2 8 10 10 4 14, 14 और 3 17, 17 8 25। ठीक है, अब टोटल यहाँ पे कर लिया हमने, पूरा कर लिया, जो बच गया था उसका टोटल कर लिया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 8 8 16 और 2 18। देखो उतना उतना कर लो जितना कट जाए। 8 8 16 और 2 18, 18 9 से कटता है ना, तो इसको हमने ऐड ही नहीं किया। अब बचा क्या, 4 3 7, 7 प्लस एक्स, ये क्या बन गया 7 प्लस एक्स। ठीक है भाई, क्लियर है, टोटल मेरा बच गया अब यहाँ पे 4 और 3 7 प्लस एक्स, यानी कि जो बच गया सिर्फ उसका टोटल कर लो, बजाय कि आप पूरा टोटल करो। आप ऐसे भी कर सकते। ठीक है भाई, क्लियर है, यहां तक ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब
यहाँ पे x की अब क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ कि ये जो टोटल है वो मेरा 9 से कटे। तो x की वैल्यू देखो, अगर मैं x को 2 रख दूं, 7 और 2 9 बनेगा, ठीक है, फिर 9 से कट जाएगा। ठीक है, फिर 9 के बाद 9 के पहाड़े में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 18 कटता है। तो अब 18 के लिए तो यहाँ पे इसको 11 रखना पड़ेगा, लेकिन x तो सिर्फ एक डिजिट का नंबर है, मैं इसको 11 तो नहीं रख सकता। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से मुझे मिली, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, 7 प्लस एक्स को क्या रखूं कि 9 से कट जाए, तो मैंने x को 2 रखा, 7 और 2 9, और 9 जो है वो 9 से कटता है, इसका मतलब x की वैल्यू मुझे मिली 2। ठीक है, अब इसी चीज को सेकंड नंबर से भी, दो पॉसिबिलिटी थी ना हमारे पास, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो, 9 से कटा, ठीक है, फिर 8 8 16, 8 8 16 और 2 18, 18 कट गया। ठीक है, फिर 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, टोटल आप पूरा भी कर सकते हैं, बोल रहा हूँ। मैंने जो किया वो मैंने आपको बता दिया। बचा क्या, x प्लस थ्री, थ्री प्लस एक्स, एक्स प्लस थ्री, थ्री प्लस एक्स। ठीक है, बाकी तो कट गया था। तो अब x की वैल्यू क्या रखूं कि ये 9 से कट जाए, तो x की वैल्यू 6 रखूंगा, तो 6 और 3 9 जो है वो कट जाएगा। x की वैल्यू 6 रखूंगा तो भी कट जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ पे अब आप देखो, दो नंबर पहली बात तो मेरे पास बने थे, पहला नंबर, दूसरा नंबर। अगर ये वाला नंबर बना रहा हूं, तो इस नंबर के हिसाब से ध्यान से सुनते रहना, x की वैल्यू तो लेनी है 2, और y की वैल्यू लेनी है 7। किसके, इस ऊपर वाले नंबर के हिसाब से। अरे उधर आ गया क्या, एक मिनट भाई, अलग से लिख देता हूँ, टेक्स्ट आ गया ना नीचे। इसके हिसाब से x मिला मुझे 2, और y मिला मुझे 7। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7। ठीक है भाई, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से x मिला हमें 6, और y मिला हमें कितना, 3। क्या ये बात समझ में क्लियर है। ये हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारे क्वेश्चन में ये पूछा था कि इसकी मैक्सिमम, और ये इतना क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमसे पूछा है कि 9 अंकों, जो संख्या 72 से डिवाइड है उसमें इसका अधिकतम मान क्या होगा। तो अधिकतम मान बताना था 2x प्लस में किसका, 3y का। ठीक है, तो x को 2 रखूंगा पहली ऑप्शन के हिसाब से, तो 2 दूनी 4, और y की वैल्यू 7, तो 7 दिया 21। ठीक है, तो 21 4 कितना बन गया, 25। इसके हिसाब से लूंगा तो 6 दूनी 12, 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, और 3 रखेंगे तो 3 दिया 9, 12 और 9 21। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, 25। ठीक है, तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर। ये चीज आपसे वो पूछना चाह रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, तो जिसके साथ बड़ा नंबर है कि मल्टीप्लाई बड़े नंबर से ज्यादा आने के चांस, इसलिए 7 दिया 21, और 2 दूनी 4, 21 4 25, सर आपका ऑप्शन था। तो इसमें देखो, अब ये पूरा करके देखना पड़ा ना, सारी पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे लेनी पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है, बात आई समझ में। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट है, फिर चीजें जो है आप फास्ट करके चले। Pipe A can fill a tank in 4 hours while pipe B can empty it in 6 hours. If the pipes are opened together, then the portion of the tank filled in 70 minutes will be। पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, और 20 को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दें तो 70 मिनट में टंकी का कितना भाग भाग भरेगा। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम टॉपिक का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है, आप देखिए, एक नल है ए, नल ए है जो 4 घंटे में भर सकता है, और नल बी है जो 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो सबसे पहले आपने टंकी की कैपेसिटी बनानी। कैसे बनेगी, इन दोनों के एलसीएम से। 4 और 6 का एलसीएम कितना आ रहा है, 12। बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ना शुरू किया करो, 6 कम 6 इसके पहाड़े में नहीं आता। ठीक है, टेबल देखना, जहां तक कोई नंबर ऐसा ना मिले टेबल में आए। 6 दूनी 12, इसके टेबल में भी आ रहा है, इसमें भी। 12 लीटर की हमारी होगी टंकी। 4 से काटा, 4 तिये 12, 6 से काटा, 6 दूनी 12, इसको माइनस कर। ठीक है, इसको माइनस का क्यों लिखा, कि सेकंड नल है वो टंकी खाली करने वाला, ये हमने इसको माइनस का ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये घंटे दे रखे,
ये है टंकी की कैपेसिटी, यानी कि 12 लीटर की टंकी है, और ये जो है ये एफिशिएंसी है, क्षमता है। ठीक है, एफिशिएंसी आप बोलते हैं क्या, क्षमता। यानी कि भरने वाला नल जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी, क्या ये बात आ रही है समझ? 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 3 लीटर। और जो नल बी है 1 घंटे में, ये ध्यान रखना एफिशिएंसी 1 घंटे की है, क्लियर है? कैसे? जब ये 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है तो 12 लीटर की टंकी भरने में 4 घंटे लेगा। 3 से भाग लगाऊंगा तो 4 पे कटा ना। तो 1 घंटे में 3 लीटर भरा, 2 घंटे में 6 लीटर भरा, 4 घंटे में 12 लीटर। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? तो जब दोनों चला देंगे, उसने कहा यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो दोनों नल एक साथ चलाएंगे, ये 1 घंटे में 3 भरेगा, ये 1 घंटे में 2 खाली कर देगा। तो दोनों इकट्ठे चलेंगे तो 3 में से 2 खाली हो गया, तो 1 लीटर पानी गया 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना, 1 लीटर। ध्यान देना इस बात का, 1 घंटे में 1 लीटर। इसी बात को मैं ये बोल दूं कि 60 मिनट में भरा कितना, 1 लीटर। ठीक है, 60 मिनट में भरा कितना, 1 लीटर। तो उसने क्या बोला कि, अच्छा एक बात और यहाँ पे, अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कह दूं कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर गया, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अगर 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर गया तो पूरी टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे? ठीक है, तो तुम कहोगे, मान लो इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो 1 घंटे में 1 लीटर, तो 12 लीटर भरने के लिए तो 12 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ कितने लगेंगे, 12 गुना कर। अगर आपसे ये पूछ लेता ना कि पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा अगर दोनों चला दें, तो आपने जवाब देना 12 घंटे। टंकी 12 लीटर की है, 1 लीटर अगर 1 घंटे में भर रहा है तो 12 लीटर भरेगा 12 घंटे। क्लियर है? तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इसने पूछा था अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो 70 मिनट में टंकी का कितना भाग भर जाएगा, यानी कि कितना पोर्शन फिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूं एक टंकी 12 घंटे में भर, और मैं तुमसे पूछूं कि आधी टंकी कितने घंटे में भरेगी, कहोगे सर जी 6 घंटे में। भाई पूरी टंकी अगर 12 घंटे में भर रही है तो आधी टंकी तो 6 घंटे में भरेगी ना। तो इसका मतलब आधी टंकी भरती है 6 घंटे। तो इस बात को से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई टंकी 12 घंटे में है तो 1 घंटे में उसका 1/12वां भाग भरा जाता है। 1 घंटे में कितना भाग भरा जाता है उसका, 1/12। 2 घंटे में कितना भरा जाएगा, 2/12। 3 घंटे में 3/12, 6 घंटे में 6/12, यानी कि आधी टंकी। बात आ रही है समझ में? तो ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर पूरी टंकी 12 घंटे में भर रही तो 70 मिनट में कितनी भरी होगी, 70/12 घंटे। ये 70 मिनट है तो इसके मिनट बनाने के लिए तो 70 मिनट में 70 बटे ये वाला भाग, 12 गुना 60वां भाग जो है उसका भरा होगा। इसको सोल्व करेंगे, 7 बटे में 12 ठीक है, तो 60/72 ऑप्शन नंबर। तो इतना भाग जो है वो 70 मिनट के अंदर उसको भर जाएगा। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए इस बात को कि अगर कोई पूरी टंकी 12 घंटे में भरती है, 1 घंटे में उसका कितना भाग भरा, 1/12वां भाग। 2 घंटे में 2/12वां भाग। 6 घंटे में 6/12वां भाग, यानी कि आधा, यानी कि आधी टंकी 6 घंटे में भरी। तो यही चीज हमसे पूछ रहा है कि भाई 70 मिनट में कितनी भरी, 70 बटे टोटल टाइम, जितने मिनट बटे में टोटल टाइम। ये मिनट थे ये घंटे थे, तो इसके मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करती। यहाँ पे जो बनता है आपका ना 7/72। ठीक है, तो ये आपने इसमें करना था। क्लियर है, बात आई होगी समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, द कॉस्ट ऑफ लाइटिंग bulbs 6 days for 4 hours a day is rupees 160. How many bulbs can be lighted 15 days for hours a day in 384? कह रहे 6 घंटे 6 दिन 4 घंटे प्रतिदिन की दर से प्रदीप करने की लागत 160 रुपए है। 15 दिन 3
₹84 में बल्ब प्रदीप्तित जा सकते हैं। भाई देखो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगता है MDH में W। ठीक है, M का मतलब मैन पावर, D का मतलब डेज, H का मतलब आर, W का मतलब वर्क। ठीक है, इस केस में हम कैसे करेंगे, 6 दिन, 6 दिन यानी कि D की वैल्यू आ गई, 6 दिन 4 घंटे, आर की वैल्यू है 4 घंटे, 200 बल्ब। तो 200 बल्ब क्या है, लाइट कर रहे हैं। बल्ब यहाँ पर एक मैन पावर है, जैसे फॉर्मूले में देखें एम का मतलब मैन पावर है, यहाँ पे 200 का मतलब यहाँ पे इसको ऊपर लेके चले। ठीक है, लागत कितनी है, 160 रुपए। तो 160 रुपए क्या है आपका, इसकी कॉस्टिंग यानी कि ये वर्क है, तो आपने एज वर्क ट्रीट। ठीक है, क्योंकि 160 जो है वो तो लागत है, तो आप मैन पावर तो ले नहीं सकते, ये तो पता लग रहा है साफ, ये डेज हैं, ये घंटे हैं। ठीक है, ये आपका मैन पावर बनेगा, ये आपका वर्क बनेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है इसी को, तो ये हुआ इसी को 15 दिन, डेज हो गए, 3 घंटे, प्रतिदिन की दर से 384 रुपये, 384 रुपए के लिए कितने बल्ब प्रज्वलित करने पड़ेंगे, कितने बल्ब जलाना, टैक्स ले। ठीक है, अब इसको आपने कैलकुलेट करना है, कैसे, इससे कटा ये 4 चौके 4 पंजे, ठीक है काट दिए, जैसे इसको भी काट लो, 3 से 3 एकम 3, 3 ठीक है। फिर आ, अब इतना काटने के बाद आप ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे भी काट सकते हैं, अगर बराबर बीच में, 5 दिए 15, 3 दूनी 6, कट गया बस। ठीक है, अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करना है, 28 दूनी इक्वल टू क्या, x, 256 बल्बों की आवश्यकता होगी, आंसर ठीक मिली। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस 15, if the average of first 12 observation 15 and that of last 12 observation 17, then the 13 is 25 प्रेक्षणों का औसत 18 है, यदि प्रथम 12 प्रेक्षणों का तथा अंतिम 12 प्रेक्षणों का औसत 17 है, 13वां प्रेक्षण क्या होगा। देखो पहले एक बार डिटेल सेक्शन, ताकि आप बाद का मेथड बताऊंगा वो जाओ तो आप इससे कर लेना इसको। ठीक है, हालांकि बाद वाला मेथड इजी रहने के लिए पहले एक बार डिटेल समझिए। क्वेश्चन एवरेज टॉपिक का है, एवरेज यानी कि औसत। औसत क्या होता है, एक किस्म समान होना। ठीक है, अगर 25 प्रेक्षणों का औसत 18 है, यानी कि 25 ऑब्जर्वेशन हमने ली और हर बार हमारा रिजल्ट कितना आया, 18 आया। ठीक है, इसका मतलब सभी वैल्यूज जो है हमारी 18 18 18, क्योंकि एवरेज 18 दे रखा है ना, तो 25 गुना 18 आपने कर, कितना बनेगा, 18 बन जाएगा, 18 दूनी 36 और 45, यानी कि टोटल हमारा बन गया 450। तो इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, 25 बच्चे हैं, सभी के पास 18 18 18 रुपए हैं, कितने रुपए पास, 25 गुना 18। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे उसने कहा कि प्रथम 12 परीक्षणों का औसत है, तो इस बात को मैं समझाने के लिए क्या बोल रहा हूँ, पहले जो 12 बच्चे हैं उनके पास हैं 14 14 रुपए हैं, इन 12 बच्चों के पास टोटल कितने रुपए, मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूनी 28, 14 एकम 14 के पास 168 रुपए। फिर कह रहा है अंतिम 12 प्रश्नों का औसत 17 है, अंतिम 12 का औसत 17 है, यानी कि तो अगले 12 बच्चे हैं लास्ट वाले के पास, हर एक के पास 17 17 रुपए, तो इनके पास टोटल 17 दूनी 17 एकम 17 और 3 20। क्लियर है भाई, तो यहां से अब आप मुझे ये बताइए कि 12 बच्चे ये, 12 बच्चे ये, 24 बच्चों के पास कितने रुपए हैं, तो तुमने कहा 8 4 12, 6 1 7 और 1 3, इन 24 बच्चों के पास 372 रुपए हैं, जबकि पूरी क्लास के 25 बच्चों के पास 450 रुपए। तो 450 में अगर 372 माइनस कर दिए जाएं तो 8 7 और 7 14, 78 रुपए जो बचे, ये आपके वो है 13वां बच्चा बचा है। ठीक है, ये 13th जो है उसके पास कितना है, 70 है, तो कुछ था 13वें प्रेक्षण है वो कितना है, तो आंसर आपका कितना है, 70। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डिटेल मेथड के अंदर, आपको ये मल्टीप्लाइयाँ करनी पड़ेगी तब जाके आप आंसर। इस क्वेश्चन का जो बेसिक फॉर्मेट है, दो तरह के क्वेश्चन जाते हैं,
ठीक है, मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता देता हूँ ताकि इस तरह का क्वेश्चन तो आप उसको, यहाँ टोटल नंबर कितने हैं 25। एक दो, मैं एक बार लिख दूँ भाई थोड़ा समझाने के लिए। आगे, अब टोटल नंबर 25 है, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए आपने पेपर में नहीं लिखा। बोला पहले 12, पहले 12 कौन से, ये आखिरी के 12 कौन, एक नंबर जो है बच गया। दो तरह के क्वेश्चन इसमें, एक तो टाइप ये जो आपको दिख रही है जिसमें इधर के 12 ले लिए उधर के 12 ले लिए और एक नंबर। दूसरा टाइप क्या होता है जिसमें इधर से भी एक नंबर आ जाएगा और एक उधर से भी, यानी कि एक नंबर कॉमन ऐसा आएगा जिसमें, यानी कि उसका डिजाइन कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि एक नंबर यहाँ ऐसा आएगा जो इधर से भी आ जाएगा और, ठीक है, जबकि इसमें एक नंबर बच गया। इस बात को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, टोटल थे 25, यहाँ 12 12 करके आए 24, एक कम रह गया ना इसमें, टोटल में से एक कम रह गया। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कैसे करना होगा, तो पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसको कर, यहाँ 25 का एवरेज जो है वो कितना है 18 है, 25 का एवरेज कितना है 18। देखिए 25 बच्चे सबके पास कितने कितने होने चाहिए 18 रुपए होने, सबके पास कितने होने चाहिए 18। लेकिन ये जो 12 बच्चे हैं, ये जो 12 बच्चे हैं इनके पास केवल 14 रुपए है, इसका मतलब एवरेज से 4 रुपए कम है, एवरेज से कितने कम है 4 रुपए। और ये जो 12 बच्चे हैं इनके पास एवरेज से 1 रुपया कम है। ध्यान दीजिएगा, बोला 25 बच्चों को 18 18 रुपए, सिंपल से शब्दों में समझा रहा हूं मैं, कह रहा है कि 25 बच्चों को 18 18 रुपए देने हैं। लेकिन गलती से क्या हुआ कि 12 बच्चों को दे दिए 14 14, यानी कि 4 4 रुपए कम दिए, यानी कि टोटल इनको 48 रुपए। ठीक है, फिर इन 12 बच्चों को 17 17 दिया, यानी कि देने थे 18 दिए 17, एक एक रुपए इनको कम दिया, इसका मतलब इनको 12 रुपए कम। तो टोटल में देखा जाए तो 60 रुपए कम दिए गए। क्या हुआ, 60 रुपए कम दिए गए। क्लियर है। तो अब आपने क्या करना है, एवरेज तो कितना था, देने कितने थे सभी को 18, लेकिन 60 रुपए दिए गए कम, क्या करो इनको 60 रुपए और दे दो, यानी कि ये माइनस का बच रहा है तो इसको आपने प्लस कर देना है। ये बन गया आपका टोटल आंसर 70। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसके कंपैरिजन में जो मल्टीप्लीकेशन है वो बिल्कुल ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम मल्टीप्लिकेशन है और आंसर भी फास्ट आएगा। लेकिन यहाँ बात क्या याद रखनी है, आ जाती है क्या कि जब भी हमारे पास कोई नंबर बच जाए, कोई एक नंबर बच गया, एक इधर से भी ले लिए उधर से भी ले लिए लेकिन एक नंबर बच गया, तो इस वाली सिचुएशन में जो भी हमारा बचेगा, यानी कि इनको जब हम सोल्व करेंगे भाई, जो भी बचेगा प्लस का या माइनस का उसका अपोजिट करना, यानी कि अगर ये माइनस का बने तो प्लस करना, और अगर ये प्लस का बचे माइनस करना होता है। ठीक है, बात आई समझ में। इसके अपोजिट तो दूसरे वाला था, कौन से वाला, ये वाला की, इसमें टोटल जो है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि एक नंबर इधर से भी आया इधर से भी आया तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या भाई, ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, ये टोटल है 5 उंगलियां, 5 फिंगर हैं, मैं कह दूं पहली 3 फिंगर, तुमने कहा ये वाली, मैं कहूँ आखिरी की 3 फिंगर तो तुमने कहा ये वाली। देखो पहली 3 आखिरी की 3, 6 फिंगर होगी ना, है तो 5, लेकिन टोटल पहली 3 और आखिरी 3 करेंगे तो 6 हो गई। एक फिंगर ऐसी थी जो इधर से भी आ रही थी ये वाली, और ये इधर आखिरी 3 पे भी आ रही है। ये वाली जो फिंगर है, जब ऐसा केस आता है यानी कि ज्यादा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो भी आपकी एवरेज है, जैसे 18 दे रखी थी ना एवरेज, अगर ये माइनस का बचेगा तो इसमें माइनस होगा, अगर ये प्लस का बचेगा तो प्लस होगा। बस इस बात को आपने याद रखना। ठीक है, क्लियर है जो पॉइंट में समझा रहा हूँ, फिर भी कहीं बात रह गई हो तो दोबारा से सुन लेना, मैं तो ये कही दी आपको। ठीक है, लेकिन एग्जाम क्रैक होगा उनसे बाद में बता रहा हूँ। समझाने के लिए इतना सब कुछ दिखाना पड़ता है भाई, नहीं तो इतनी देर के क्वेश्चन होते नहीं है। ठीक है, और इतना भी डिटेल इसलिए समझाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक याद रह जाए। The average of A, B and C was 27 years 3 years ago. If 5 years ago the average age of B and C was 20 years, present age of A is, 3 साल पहले A, B और C की आयु 27 साल थी। ठीक है, कि 5 वर्ष आयु 20 वर्ष थी,
ए की वर्तमान आयु क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन को प्रेजेंट एज में लेके चलना है। कैसे लेके चलेंगे, एक सिंपल से एग्जांपल से। जैसे मैं कह दूं आज से 3 साल पहले मैं 27 साल का था, तो आज कितने का हूं। मन में जवाब सोच के देखें और सही आंसर करें। फिर से सुने क्या कहा, आज से 3 साल पहले मैं 27 साल का था, आज कितने, 27 और 3 30, यानी कि आज मेरी उम्र 30 साल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ए बी सी, ए बी और बोल रहे हैं कि 3 साल पहले इनकी एवरेज एज 27 थी, इसका मतलब ये भी 27 साल का था, ये भी 27 था, ये भी 27, एवरेज मतलब इक्वल होना, सभी समान होना। तो अगर ये 27 का था 3 साल पहले, तो आज तो ये 30 का हो गया ना। ये भी कितने का हो गया, 30 का, और ये भी कितने का हो गया, 30 का हो गया। बात में कोई रटने वाली तो नहीं। 3 साल पहले 27 की एवरेज थी, यानी कि ये भी 27 था, ये भी 27, ये भी 27, प्रेजेंट में लाया तो ये 30, ये 30, एज का प्रेजेंट टोटल कितना बन गया, 90। ठीक है, यानी कि वर्तमान में इनकी एज का टोटल है 90। फिर 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 थी, बी और सी, यानी कि ये भी 20 था, ये भी 20 था। लेकिन कब था, 5 साल पहले। 5 साल पहले 20 था, तो आज कितने का हो गया, 25 का। ये भी कितने का हो गया, 25 का। इनकी एज का टोटल कितना हो गया, 50 हो गया। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, बी और सी की औसत आयु 20 थी, ए की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, तो 90 में से 50 के बचे कितने, 40, तो ये 40 किसके बचे, ए के बचे। यही आपका आंसर है, आंसर ऑप्शन 4 में लिखा, खत्म हो गया। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। ए की, A is 25% than B and B is 20% less than C and C is 10% more than D. Then which of the following is not? A B से 25% अधिक है और B C से 20% कम है, C D से 10% अधिक है। तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये आपने बताया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है ए बी सी डी। मैं सबको सता देता हूँ, ए बी सी डी। आप देखिए, ए का कंपैरिजन बी से है, बी का सी से है और सी का डी से। तो सबसे लास्ट में कौन आया, सी का कंपैरिजन डी से। तो आपने क्या करना है, डी को 100 मान लेना है। ठीक है, और क्वेश्चन को बजाय आगे के पीछे से चला। ठीक है, बात समझ में आई। सी डी से 10% ज्यादा है, यानी कि अगर डी 100 है तो सी कितना है, 110। देखो 100 का 10% 10 ही हो। ठीक है, क्लियर है। सी डी से 10% ज्यादा है, तो ये 100 है, तो ये 110 है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब कह रहा है बी जो है वो सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम। ध्यान दीजिएगा, 110 का 10% होता है 11। ठीक है, कैसे, 110 का 10% ऐसे निकालते हो, 10% से घटाइए, इससे घटाइए, है 11। क्लियर है। तो अगर 10% आपको निकालना आ गया, और 10% निकालना बिल्कुल है, किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए या तो ऐसे करें या उसको 10 से डिवाइड कर दे, बात दोनों बराबर है। मुझे बताइए, 110 का 10%, इसको 10 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट के कितना आ गया, 11। तो अगर यहाँ पे बोल सी से 20% कम है, तो इसका मतलब बी कितना हुआ, इस 110 से 20% कम, तो इसका 10% तो 11 हुआ, और 11 का डबल करेंगे तो 22। ये बात समझ में, मैंने 20% की वैल्यू लिखी। ठीक है, फिर तो इसमें से अब इसको माइनस कर दो, तो ये कितना आ रहा है, 10 में से 2 गए 8, फिर 10 में से 2 गए 8, ठीक है 88। ठीक है भाई, क्लियर। इसका मतलब बी की वैल्यू 88 आ गई। फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है ए बी से 25% ज्यादा है। ए जो है बी से 25% ज्यादा है, यानी कि ए जो है 88 से 25% ज्यादा, तो 88 का 25%। अब कैसे निकालोगे, अब देखो इसका 10%, अब मैं यहाँ बता देता हूँ, हालांकि आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 88 का 25%, तुम ये चीज की तरफ भाग, कितना बना, 22। ठीक है, इसी चीज को मैं कैसे सिखा रहा हूँ, मैंने कहा इसका 10% क्या होगा, 10 से डिवाइड कर दो 8.5, से डिवाइड कर दिया 8.5, सॉरी 8.5 कह रहा हूँ, 8.8। ठीक है, तो 10% 8.8 है, तो 20% क्या होगा, 8.8। 25% क्या होगा, इसका आधा, यानी कि 4. 8 8 16 4 20, 8 8 16 4 20, 22 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 22 आ गया। ठीक है, 8 2 10, 8 2 10, 110। क्लियर है। ये चीजें ध्यान रखनी है आपने, कहीं कर देना, चलाना पीछे से या नीचे से चलाना है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल से 12%, देखना कौन सा सही नहीं है। तो बी है डी से
12% कम है कि अगर ये 100 है तो ये 88 होना सही है। ठीक है, यानी कि पहली बात बिल्कुल। फिर कह रहा है ए जो है वो डी से 10% ज्यादा है। ए जो है वो डी से 10% ज्यादा, भाई ये 100 है, ये 110। सेकंड बात। थर्ड बात कह रहा है ए इक्वल टू सी, कह रहा है जो ए है वो सी के बराबर है, तो ये बात भी सही है भाई। ठीक है, बाकी बची चौथी चेक नहीं करते, ये आंसर करके देख लेते हैं। बी ए से 22% कम है, बी जो है वो ए से 22%। ठीक है, ए से 22% कम। अब ये कैसे चेक करोगे, चेक करके दिखा रहा हूँ हालांकि। मुझे बताओ, इस 110 का 22%, 110 का 22% ऐसे निकालोगे, इससे घटाइए 2 से 11 पे, 2 से 5 पे। ठीक है, ये बन गया 121 बटे में 5। 5 दूनी 10, 5 चौकी 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, और पॉइंट में आ रहा है। तो अगर मैं इससे इसको देखूंगा, कह रहा था बी ए से कम है, बी ए से है तो कम, लेकिन पॉइंट्स में कम नहीं है, पॉइंट्स में आएगा ना ये। इसका मतलब कि आपका आंसर है यही आपका सही है, यानी कि ये मतलब इसके हिसाब से सत्य नहीं। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन 4 बनेगा। क्लियर है कि परसेंटेज का थोड़ा खेल आना चाहिए। परसेंटेज पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे तो बताऊंगा। हालांकि मेरी रामबाण क्लास पड़ी हुई है, ये मत सोचना कि केवीएस में कुछ अलग से आएगा। आप मेरी एस्टेट मैथ रामबाण क्लास 2022 से स्टार्ट हो, तो 22 की, 23 की, 24 की देख लो, आपको ये मैथ सारा कवर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक जो है पढ़ा रखी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, a mixture of 40 liter of milk and water 90%, how much water must be added to the mixture so that the quantity of water in the new mixture is 20%। और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा 90% है, तो कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। टाइप को करने के अलग अलग मेथड है, पर जो सबसे सही रहता है, जो फास्ट होता है, वो तरीका समझा। 40 लीटर कितना है, 90%। बात में 90% है, वाटर कितना, 10%। ठीक है भाई, ये इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभ में, लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा। ठीक है, रेशियो अगर मैं काटूंगा तो दिस 9:1। ठीक है, शुरुआत में दूध है 9 हिस्से और पानी है 1 हिस्सा। बात में कुछ, ठीक है, लिखा था दूध। फिर कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण पानी 20% हो जाए, पानी हो जाए 20%। तो अगर ये 20% होगा तो 100 में से 20 पानी, तो फिर 80 क्या बनेगा, फाइनली, यानी कि बाद में रेशियो करूंगा, 8 यानी कि। क्लियर है यहाँ तक, ये बात समझ। अब इतना करने के बाद ये बात दिमाग में बैठा लो, दो चीज मिलाई जाएगी, चेंज हो, नहीं मिलाई उसमें, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए तो पानी चेंज होना नहीं चाहिए, ओ सॉरी, पानी चेंज होना चाहिए, लेकिन दूध तो फिक्स होना चाहिए। ये बात आ रही है समझ बात को। दो चीज मिलाई जाएगी, आप कोई चाय पी रहे हो, तो जो चीज मिलाओगे, जितनी चीनी ज्यादा मिलाओगे उतनी मिठास बढ़ेगी, चाय थोड़ी बढ़ेगी, चाय तो उतनी रहेगी ना। ठीक है, तो यहाँ पानी मिलाया जाए, तो पानी मिलाया जाएगा तो पानी चेंज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सेम रहना चाहिए था। लेकिन इस क्वेश्चन में दूध की वैल्यू जो है वो अलग है, पहले 9 थी, बाद में 4 हुई। ये तो सेम रहनी चाहिए, मिलाया तो पानी गया। इसको सेम करना है, सेम कैसे होगा भाई, देखो, यहाँ 4 है, यहाँ सॉरी, यहाँ 9 है, यहाँ 4, इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाले से, यानी कि ये अब 9 चौके 36 हो गई, ये 4 नहीं में 36, को ऊपर मल्टीप्लाई इस नंबर। ठीक है, अब इसको 4 से गुणा किया तो फिर ये भी 4 गुणा हो, तो 9 से किया तो ये भी 9। क्या बात आई समझ, क्लियर है ये बात। ठीक है, तो अब देखो, दूध पहले भी 36 था, बाद में भी 36 ही रहा, लेकिन पानी पहले 4 था, बाद में 9 हो गया, कितना पानी बढ़ गया, 5 बढ़ गया। ठीक है? पानी पहले 4 था, अब ये 9 हो गया, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, बढ़ गया भाई, इसमें मिलाया गया है। ठीक है, तो ये मिलाया गया है, इसी को मुझे फाइंड आउट करना, कितना मिलाया गया। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम करेंगे कंपेयर, कैसे, शुरुआत में कितना था, 36 था, 4 पानी था, कि अभी 36 बन के ध्यान रखना, ये 36, ये 4 एकम 4, तो 36 और 4 40, शुरुआत में था 40, 40 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 40 लीटर,
ध्यान दीजिएगा, इसके हिसाब से 40 बना, लेकिन क्वेश्चन भी 40 लीटर दे रखा था। 40 40 के बराबर है तो एक बराबर हुआ एक के, और 5 किसके बराबर हुआ 5। तो इसका मतलब 5 लीटर पानी उसके अंदर मिलाया जाए, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर। ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ 40 की बजाय 80 दे रखा होता तो फिर मैं कहता कि 36 और 4 40, 40 की वैल्यू थी 80 लीटर, एक की वैल्यू होती 2 लीटर, एक की वैल्यू 2, और ये 5 जो मिलाया गया इसकी वैल्यू बनती 10 लीटर। इस तरीके से आपको कंपेयर करा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बनेगा 5 लीटर, एक एक के बराबर है, 5 के बराबर, तो 5 लीटर पानी इसमें मिलाया जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये मेथड थोड़ा सा आसान है इसमें, इससे इजी रहेगा ये। बस ये बात याद रखना, जो मिलाया जाए वो चेंज हो ना हो। An article was sold at a gain of 8%. Had it been sold 3,000 more, the gain would have been 14%. The cost price of the article was, वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया, 3,000 रुपये अधिक में बेचेंगे तो 14% का लाभ होगा, वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखो, पहले 8% प्रॉफिट, बाद में 14%, कितना डिफरेंस आया 6%। 6% का प्रॉफिट क्यों बढ़ा? कि 3,000 रुपये बढ़ा के कोई चीज, 6% 3,000 के बराबर, तो ठीक है, 1% 3,000/6 तो कर दिया, ठीक है। 50,000 ऑप्शन नंबर 3 में लिखा। क्लियर है? इस बात को याद रखना, पहले 8% प्रॉफिट, बाद में 14%, 6%, 6 की वैल्यू 3,000, परसेंटेज से दिक्कत आ रही है, छोड़। 6 की वैल्यू 3,000, 1 की वैल्यू 3,000/6, और 100 की वैल्यू हमें 100, ठीक है। क्लियर है? याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, on selling an article at a certain price the gain is 10%, what will be the gain percent article is at double the previous price? किसी वस्तु किसी मूल्य पर बेचने पर 10% लाभ होता है, किसी वस्तु पिछले मूल्य से दोगुने मूल्य पर बेचा जाए, लाभ कितना होगा? ठीक है, ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन में। यहाँ पे मान लो मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीद ली, खरीदी कितनी रुपए की, ठीक है। उसने कहा किसी वस्तु किसी मूल्य पर बेच 10% का लाभ होता है, यानी कि अगर मैं 100 का सामान 110 का बेचूंगा तो मुझे 10% का प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा? 10%। 100 का सामान 110 का बेचूंगा, कमाई होगी ना 10 रुपए का, 10%, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? 100 का सामान, ये ध्यान रखना, पर ये 100 होना चाहिए, कि 100 का 10% 10 ही होता है, 10% 110 का बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने क्या बोला, उसी वस्तु को पिछले मूल्य से दुगने मूल्य पर बेचने पर, यानी कि अब नया सेलिंग प्राइस क्या कर दूं, का डबल, यानी 110 का डबल 220। अब मैं 220 की बेच रहा हूं, तो कह रहा है कि अगर दुगने रेट पे बेच तो फिर लाभ प्रतिशत, ध्यान दो, पहले 100 का सामान 110 का बिक रहा था, अब 100 का सामान अगर 220 का बिकेगा, प्रॉफिट कितना आएगा? 120, ठीक है। ध्यान दीजिए, 100 का सामान 20 का, कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया? 100 का सामान 120 का बेचा, कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस इनटू में घटेंगे तो 120% आंसर, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लिख दिया। कैसे लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ बटे में क्रय मूल्य में, ठीक है। तो 120% ऑप्शन नंबर 1 में लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल इनकम P is and the ratio of their income 5:6. Savings of A and B are in the ratio 2. Ratio of expenditure of B is 13:15. Then the difference expenditure A और B की मिलाकर आए 1,65,000 रुपये की आयों में 5 का A और B की बचत 3, B के खर्च अनुपात का अनुपात, खर्चे में आपसे पूछ। अब देखो यहाँ पे, यहाँ टोटल इनकम दे दी बी की 1,65,000, जिसमें से आय का
अनुपात है वो है 5:6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए बी की इनकम का रेशियो है 5:6। यह है इनकम। क्लियर है। और उनकी बचत जो है का अनुपात दे रखा है 2:3, और उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है 13:15। खर्चे का अनुपात कितना है? 13 एक्सपेंडिचर। इस चीज को अब मैं कैसे करूंगा, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे एक तो तरीका इसको एक्स वाई में लेके चलो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो थोड़ा आसान तरीका कि अगर मैं आपको कहूँ टोटल 1,65,000 में, 1,65,000 में से 5 हिस्से या 6 हिस्से, ये 5 और 6 11 हिस्से में अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, 11 × 11 = 15,000 का एक हिस्सा आ गया। भाई 1,65,000 को 11 हिस्से में होगा, क्योंकि 5 हिस्से, 11 हिस्सों में होगा, तो 15,000 का एक हिस्सा आ गया। इसका मतलब इसकी इनकम कितनी होगी? 15×5 = 75। ऐसे लिख दे, एक इनकम 75,000, इसकी कितनी? 90,000। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, क्लियर है। तो इसकी इनकम 15,000, इसकी 90,000। अगर मैं आय में से खर्चा निकाल दूंगा तो क्या मेरे पास बचत नहीं आ जाएगी मेरे पास? तो अब वो मैं कैसे निकालूंगा? इसका खर्चा है 13x, इसका 15x, इसमें से 13x माइनस कर दिया, इसमें से x माइनस कर दिया। कि मुझे ये एक्सपेंडिचर जो है पूरा पूरा नहीं पता, ये नहीं पता ये कितना है। जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा मैं कैसे निकालूंगा? खर्चों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो 13x और 15x, 2x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो पहले x को फाइंड आउट करना। आप यहाँ पर देखिएगा कि इसने 75,000 में से 13x, क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितने, 13x खर्च दिए। इसने 90,000 में से x खर्च दिए। तो जब खर्चेंगे क्या आएगा? बचत आएगी। आपके पास 100 रुपए हैं और आपने 30 खर्च, बचे कितने? तो अपने का खर्च के 70 बचे। तो इसी बात को मैं यहाँ पे लिख दे कि इसकी आय में से खर्चा माइनस कर दिया, सिमिलरली इसका माइनस कर दिया, क्या आएगी? बचत आएगी। रेशो डिवाइड इसलिए कि बस ये रेशियो में दे रखा था, बचत जो है बात में दे रखा है, इसको भी हम बात में ले। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो इसको करेंगे तो इधर 3×5 = 15, 3×7 = 21, और माइनस में 13×3 = 39 है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर इसको करेंगे तो 2 18, 4 18, 4 0, माइनस में 15×2 = 30। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये एक्स हो जाएगा, जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना एक्स। इसको इधर ले जाऊंगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो, और इधर से 2×25 है, 1 8, ये 5 आ गया, 8×4 = 12 आ गया। ठीक है, और 9 से काटा तो कितना आ गया? 5,000। एक्स की वैल्यू 5,000 आ गई। एक्स मेरा 5,000 आ गया, तो उनके खर्चों में कितना अंतर है? 13x और 15x, कितना अंतर है? 2x का। तो 5,000 एक्स की वैल्यू है, तो 2x की वैल्यू कितनी? 10,000। तो 10,000 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर 10,000 रुपये इस क्वेश्चन का जो है आंसर बन जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसी के साथ चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, three numbers are in the ratio 5:1, and the sum of their square is 560. The difference between the largest and the smallest is, संख्या है 5 अनुपात में है, वर्गों का योग 560 है, तो अधिक का अंतर। पहली संख्या 5x है, x और है 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये वर्ग शब्द लिखा, ठीक है, इसलिए मुझे इसको x में लेना पड़ेगा। अगर ये सीधा बोलता हूँ उनका टोटल इतना है या उनका डिफरेंस इतना है, फिर बिना x के भी काम चल जाता है। तो अब तीनों संख्याओं के वर्गों का योग। अच्छा, एक चीज और, आ, उसने बोला कि अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अंतर 5 और 3 का अंतर 2, सारे ऑप्शन करना पड़ेगा। इनके वर्गों का योग है 5x² प्लस में x²
प्लस में 3x का, इनके वर्गों का योग 560 है ऐसा दे रहे हैं। तो 5 पंजे 25x² प्लस में x² प्लस में x² इक्वल टू 560, 26 35 x² इक्वल टू 560 काट दो, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56 कटा पे x² की वैल्यू 16 आ गई और x की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है भाई, इतना तो कर लोगे ना। x की वैल्यू 4 आ गई, ये बनेगा 4 पंजे 20 और ये बनेगा 4 12 का डिफरेंस आपसे पूछ विच इज 8। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर। क्लियर है बात? ये तो देखो सिर्फ पढ़ के स्टेटमेंट आपने लिखा, ठीक है, इस तरीके से करना। जब भी स्क्वायर आए क्यूब आए एक्स लेके चल, इज्जत में फर्क पड़ेगा। जमा घटाए तो फिर आप डायरेक्टली बिना एक्स के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। A sum of 100 among 923 years at x% per annum of the interest x plus 3% per annum, then will among the same time as 800 रुपये राशि साधारण ब्याज से इसी दर पर x% पर साल में 900 जाती है। यदि ब्याज दर परसेंट अधिक हो जाए तो वही धनराशि उसी समय में कितनी हो जाएगी? ठीक है, अब आप एक बात देखिएगा, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर 10% है। तो अगर दर 10% है तो इसका मतलब 10 रुपये ब्याज मिलेगा एक साल पे। क्लियर है? इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं दर को 13% कर दूं तो इसका मतलब अब एक साल में 2 रुपये पर 13 रुपये ब्याज मिलेगा। क्लियर है बात समझ में? ठीक है, अगर दर 10% है तो पहले 100 पे मिले 10 रुपये ब्याज, अगर लेकिन 13% दर हो जाए तो अब मिलेंगे 100 रुपये ब्याज। ब्याज कितना बढ़ा? देखिए 3 रुपये। इसी बात को अगर आप ध्यान करते हैं अगर दर 3% बढ़ जाए, ये एक्स कितनी है हमें फाइंड आउट करने की नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दर 3% बढ़ गई, सिंपल सी बात है, ब्याज भी 3 बढ़ जाएगा, 3% ब्याज बढ़ जाएगा। इसका प्रिंसिपल का, ठीक है, प्रिंसिपल का यानी कि मूलधन का। ठीक है, क्लियर है? तो प्रिंसिपल, हाँ ये ठीक है। तो 3% किसका? 800 का 3%, यानी कि 24 रुपये ब्याज बढ़ जाए। क्या ये बात समझ? आप मुझे बताइएगा, अगर दर 3% बढ़ा दे, जैसे कि मैंने कहा 10% दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10% का मतलब होता है ये। तो दर बेसिकली होता क्या है कि 100 रुपये पर एक साल में मिलता ब्याज ही आपका दर होता है। ठीक है, अगर दर 10% है तो यानी कि 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज मिलेगा एक साल। लेकिन अगर दर 13% हो गई, 13% मतलब 100 पे अब 13 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 3% दर बढ़ने से ब्याज भी तो 3 रुपये बढ़ा, वो भी दर थी, हमें उससे कोई लेना देना। लेकिन अगर दर 3% बढ़ गई तो ब्याज इसका, और 3% किसका बढ़ेगा? जो भी हमने प्रिंसिपल ले रखा है, यानी कि जो भी मूल। 3% 800 कितना? 24 रुपये बढ़ जाएंगे। पहले कितने मिल रहे थे? 900, अब 24 बढ़ के मिलेंगे। कितने मिल गए? यही पूछ रहा। ठीक है, क्या पूछ रहा था? वही धनराशि उसी समय में कितनी हो जाएगी? 800 रुपये की 3 साल में। अच्छा एक चीज हो भाई, ये ध्यान दो, ये मैंने क्या किया, 24 रुपये तो एक साल में, एक साल का बढ़ेगा। अगर दर 3% बढ़ गई तो 800 का 3% यानी कि 24 रुपये ब्याज बढ़ जाएगा। कितने साल में? एक साल में। लेकिन इसने बोला उतने ही समय में, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा? 72 रुपये बढ़े। ठीक है, इस बात को नहीं किया यहाँ पे, हमने एक्स को नहीं फाइंड आउट किया, सीधा ही आंसर आ जाएगा। कैसे? कह रहा है 3 साल में 900, अगर दर 3% बढ़ गई तो
3% यानी कि 24 रुपये ब्याज बढ़ जाएगा 1 साल का, तो 3 साल का 72 रुपये बढ़ जाएगा। तो 20 रुपये आपको मिलने थे, 72 रुपये अब ज्यादा मिलेंगे, इधर बढ़ा दी है, अब मिलेंगे तो 92 रुपये, 992, 92 रुपये आपके मिले। ठीक है, क्लियर है बात। चलो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन देख लो। ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मत निकालना इस टाइप के अंदर, दर बढ़े या घटे। ठीक है, बढ़े तो ब्याज बढ़ जाएगा, घटे तो ब्याज घट जाएगा। और साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल सेम रहता है ब्याज। तो अगर पहले साल है तो दूसरे साल भी 24 बढ़ेगा, तीसरे 72 बढ़ेगा। ठीक है, a sum of ₹6,832 at a certain 8% per annum of the amount 640 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर साल में 832 रुपये आती है। साधारण ब्याज की दर 860 रुपये की राशि 4 साल में कितनी हो। ठीक है, अब देखो दर पता नहीं है, तो तुम मुझे बताओ प्रिंसिपल था कितना, 640, और अमाउंट कितनी बन गई 832, कितना साल लगे, साल। ठीक है, अब मुझे बताओ आपके 640 रुपए के 832 बने, 640 के कितने बने 832, मैं पूछूं कितने बढ़ गए, कहोगे सर जी ये तो 192 रुपये बढ़ गए। ठीक है भाई, तो 192 रुपये बढ़ गए 2 साल में, 2 साल में। एक साल में कितने बढ़े, दोनों में 18 और 96 रुपये, एक साल के निकालो, ऐसे डायरेक्ट भी हो जाता। ठीक है, अब 96 रुपये एक साल में बढ़ते हैं, क्लियर है। कब बढ़ते हैं, जब प्रिंसिपल 640 हो टाइम 2 साल। ठीक है, तो एक साल में 96, 2 साल में यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, तो सभी को पता सिंपल आरटी अपॉन साधारण ब्याज क्या होता है, दर गुना। तो अगर प्रिंसिपल था मेरा 640, दर मुझे मालूम नहीं, समय 1 साल लोगे तो यहाँ पे ब्याज लेना 96 रुपये, समय अगर 2 साल लोगे तो ब्याज लेना 192 रुपये। ये बात ध्यान रखना भाई, अपोन में कर दो, घटाइए, 96, 16 चौके, ठीक है, 2 या 6, 2 2 4 से 5 पे घटा तो ट्राई करूंगा, आएगी 5 थी, 15% आ गई ब्याज की दर। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ समय 1 साल लोगे तो इसका आधा ब्याज लेना है, और अगर समय 2 साल लोगे तो 92 ब्याज ले लेना। तो कह रहा है इसी साधारण ब्याज की दर से, दर कितनी है 15, 860 रुपए की राशि 4 साल में कितनी हो जाएगी, 860 रुपए की राशि, प्रिंसिपल है 860 रुपए, दर उतनी ही है, यानी कि दर कितनी 15%, और 4 साल समय, ब्याज हमारे पास आ जाएगा कैसे, घटाइए, 5 × 15, 5 दूनी 4, 3 दूनी 36, 6 × 48, 516, 516 ब्याज, 816 मेरा प्रिंसिपल, 860, 860 प्रिंसिपल ब्याज कितना हो गया, यानी कि प्रिंसिपल में आपने ब्याज को ऐड कर दिया 1376, 1376, 1376 आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1376 जो है आपका बनेगा। क्लियर है, बात आई समझ में, दिक्कत किसी को नहीं होनी, डिटेल्स बता दिया है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने, the compound interest certain sum at 5% per annum compounded annually for 560, simple interest the same at the same time will be, इसी धनराशि पर 5 वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6560 रुपए राशि पर इसी ब्याज की दर साधारण ब्याज कितना। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के तरीके अलग अलग हैं, मेथड में उसके बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 1, ये आपका एक फॉर्मूला है जो बड़ा खास है, परसेंटेज में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे बताऊंगा ये एक्स वाई क्या है, जहाँ पे ये एक्स और वाई
ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे ये जो सारा ब्लैक कलर का बॉक्स है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बाई 100, इसको रिप्रेजेंट कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे, अब समझते हैं इसको। इसी धनराशि पर परसेंट की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि, ध्यान रखना ये 2 साल के लिए बना, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6560 रुपए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आपने लेनी है 5, y की वैल्यू भी लेनी है 5। तो अगर मेरी दर परसेंट, समझना इसमें, अगर दर 5% है तो 1 साल का मतलब वार्षिक संयोजित है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? इस फार्मूले से 5 प्लस 5 गुना 5 में 100, यानी कि 5 5 10, 10 और ये बन गया आपका पॉइंट, 10.25% करेंगे, परसेंटेज में बताना आपने। 5 और 5 10 और 5 पंजे 25 बटे में 100, यानी कि मैंने मल्टीप्लाई करके पॉइंट सीधा लगा ली। तो 10.25% क्या बन गया? चक्रवर्ती। यही बात आ रही है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान, अगर दर 5% है तो 2 साल का कोई चक्रवर्ती ब्याज कितना, तो इस फॉर्मूले में रख के आप 10.25 बता सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? एक्स प्लस वाई, यानी कि 5 प्लस 5 10%, 10% क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है, ये बात आई समझ? इतना आप समझ गए तो अब क्वेश्चन है कितनी देर का, और ध्यान रखना ये माइंड में ही हो सकता है सारा काम। अब क्वेश्चन कितनी देर का बचा, उसने बोला कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6560 है, इसका मतलब 10.25 की वैल्यू है 6560। आप परसेंटेज लिख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन, ए की वैल्यू क्या बनेगी? 6560 बटे में 10 और 10 की वैल्यू क्या बनेगी? भाई में 10 कर दो, ठीक है भाई। इसका पॉइंट हटाया, क्या लग गया? काट दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 5 दूनी 10 से काट दो, 500 की 5 एकम, फिर 41 से ये पूरा कटेगा, ठीक है। 6560 जो है 41 से पूरा कट रहा हो, 41 एकम 41, 41 छिके 160 पे कट, ठीक है। 16 दूनी 62, कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिए, मैंने कहीं भी प्रिंसिपल नहीं निकाला, नहीं पड़ी, ठीक है, प्रिंसिपल मूल निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इस तरीके से अगर आप करते, आप सीधे आंसर, बशर्ते कि ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ इनको याद रखना, अगर नेक्स्ट टाइम आप सीधा इस चीज को, अगर दर 5% है, साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5 प्लस कितना बनेगा? ये आपका बनेगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका CI, ठीक है, 0.25%। इसकी वैल्यू गिवन थी, 10 की निकालनी थी, यही आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 320-meter long train takes 80 seconds a platform 640 long, then it takes to cross the pole. Speed of train 640 मीटर पार करने, एक खंबे को पार करने से 80 सेकंड अधिक लेती है, रेल की चाल मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिए ट्रेन का ये एक रेल है और यहाँ कोई एक पोल लगा हुआ है, ये रेल इस पोल को पार करती इसी एक टाइम टी के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर है, 30 सेकंड में इसको पार करती है। ध्यान से सुन, और यही रेल जो है, ये एक रेल 640 मीटर लंबे पुल को पार करने में 80 सेकंड अधिक समय लेती है। एक बात समझ, पिक्चराइज करके दिखा कि एक रेल थी, इसने एक खंबे को पार करने में कुछ समय लिया, कितना?
लेकिन यही रेल 640 मीटर लंबे पुल को पार करने, 140 मीटर लंबे पुल को, सॉरी पुल को कह रहा हूँ, 40 मीटर लंबे स्टेशन को पार करने 80 सेकंड अधिक लेते, टाइम इसने 80 सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों में क्या सिमिलरिटी, में क्या सिमिलरिटी है? जो ट्रेन ऊपर है वही ट्रेन नीचे, लाइव देखते हैं। मान लो ये वो ट्रेन है, ठीक है, और ये वो खंभा है, इस खंभे को इस ट्रेन ने पार करना है। देखिए इसको पार करके दिखा रहा हूँ, ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आ रही है, और अब पार करना शुरू कर गई, पार कर रही है, और ये अब इसको पार करके, ठीक है, ध्यान से फिर से देखना, ये रेल आ रही है, ये आदमी पुल है, तो ये पार कर रही है, और जब ये इसको पूरा क्रॉस कर देगी तो पार कर देगी, क्योंकि इस पोल को पार करने की इसने अपने आप की लंबाई को पार किया। ठीक है, यही सिचुएशन अगर ऐसे हो, ये है स्टेशन और इसको रेल कर रही है पार, ध्यान दीजिएगा ये रेल पार कर रही है, और ये अब इसको पार कर रही है, तो अभी पार किया नहीं है, पार कर रही है अब, और अब ये पार कर गई, यानी कि जब इसने इसको पार करना शुरू किया और ये पूरी निकल नहीं गई, यानी कि तक एंड पार्ट नहीं निकल, पार नहीं किया, तो यहाँ पर भी रेल खुद को पार कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा क्यों लगा, 80 सेकंड ज्यादा क्यों लगा? यहाँ पर ट्रेन तो सेम है, जो ट्रेन यहाँ थी वो नीचे भी है, 640 मीटर एक्स्ट्रा क्रॉस, इस 640 मीटर करने में उसको टाइम ज्यादा लगा, 80 सेकंड, यानी कि 640 मीटर पार करने में 80 सेकंड ले लिए रेल ने। तो आपसे पूछता रेल की चाल, चाल क्या होती है में समय, बटे में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पूरी कितनी 640 मीटर, समय कितना लगा, सेकंड, बस इतना सा आंसर था, समझाने के लिए इतना। ठीक है, तो 8 मीटर पर सेकंड जो है वो रेल की आ गई चाल, और यही पूछ रहा था कि चाल मीटर पर, 3 जवाब। क्लियर है, आसान था क्वेश्चन, बशर्ते कि कंसेप्ट दिमाग में रहे। रेल जब भी किसी आदमी को, किसी को पार करती है, को पार, ठीक है, लेकिन जब स्टेशन को सुरंग पार करेगी तो अपनी लंबाई भी पार करती है, स्टेशन की लंबाई को पार। क्वेश्चन है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड 8 किलोमीटर पर मिनट, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 700 मीटर, देन लेंथ ऑफ द टनल इज 78 किलोमीटर की चाल से चल एक टनल मिनट में पार कर ली, यदि रेल 700 मीटर है तो टनल, हाँ तो मैंने ये समझा, रेल जब किसी टनल को पार करेगी तो खुद को पार करेगी और उस टनल को, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया, स्टेशन को पार करने की, पार कर रही है, खुद की लंबाई को भी पार कर रही है, अब ये खुद की लंबाई को पार कर रही है और इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के को तो भी आपसे पूछा, क्या पूछा, लंबाई, लंबाई का मतलब फार्मूला लिख दो, जो भी पूछे ना याद रखना इस बात में, लगभग क्वेश्चन तरीके से हो जाए, टाइम स्पीड चाल वाले चैप्टर के अंदर आपसे पूछे तो फार्मूला लिखना है, लेंथ ऑफ द सुरंग की लंबाई का मतलब चाल गुना में। ठीक है, अब यहाँ पे 700 मीटर की लंबाई की रेल है, तो दूरी लेनी है 700, 700 मीटर, 700 मीटर प्लस में सुरंग, सुरंग यानी कि टनल। ठीक है, रेल की लंबाई और सुरंग, तो मैंने बताया अभी इसमें, जब भी रेल किसी पार करेगी टाइम पे, स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लगा 1 मिनट। ठीक है, किलोमीटर कराऊँ एक बार ताकि समझ, और उसने पूछा टनल की लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई मीटर में पूछा, अगर डिस्टेंस पूरी मीटर में पूछ रहा है, टाइम सेकंड में होना चाहिए, स्पीड मीटर पर सेकंड में, बात को भेज था लो, अगर दूरी मीटर में पूछ रहा है तो समय सेकंड में होना चाहिए, स्पीड मीटर पर सेकंड में, हाँ समय मिनट में है तो सेकंड में कैसे बने, 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि, ठीक है भाई क्लियर, लेकिन चाल किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकंड में, मीटर मीटर में होनी चाहिए, तो इसलिए 5/18 से मल्टी, नंबर याद रखना 5/18, अगर स्पीड को किलोमीटर से मीटर बनाना है
होता है, इसलिए 5 को, अगर मीटर से किलोमीटर बनाना हो तो बड़ा होता तो 18 को ऊपर, बस ये 5/18 याद रखना, ऐसे याद रह जाएगा। अब इसको 6 से 10 पे कटा, 6 18, 3 से काटेंगे 3 के 18, 25 26 25, ठीक है 100, देखिए 1300 इक्वल 700 प्लस में कितनी आ जाएगी, 700 उधर जाके माइनस हो जाएगी, टनल 7 और 13, देखिए 600 मीटर थी आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से एक बार पढ़ना है, ठीक है, और मैं चीजें समझाता रहूंगा, मुझे ध्यान से सुनते रहा करो, जो बात बोल रहा हूँ तो आप याद रखें, तो आप क्वेश्चन कर पाए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ 1/5 ऑफ 19.25 प्लस 6.73 प्लस 32.7 डिवाइड 13 माइनस 2, ये एक सिंप्लीफिकेशन का एक बेसिक, जिसके लिए आपको कोड मास रूल का इस्तेमाल, यहाँ पर एक रूल होता है कैलकुलेशन के लिए, इसको आप बोलते हैं बोर्ड, ठीक है। कोड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, की ब्रैकेट होती है, ठीक है, ये सबसे छोटी होती है, ये मीडियम होती है, ये सबसे बड़ी होती है, जिस सीक्वेंस में लिखी हुई है उसी पहले छोटी ब्रैकेट होती है, फिर मीडियम वाली, और ओ का मतलब होता है ओ, हिंदी में बोलते हैं आपका, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये एक आम मल्टीप्लाई से पहले होती है, का निशान लगाते हैं, उससे पहले इस ओ को हम सोचते हैं, ठीक है। डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है, भाग गुना जमा, इसी सीक्वेंस में लेफ्ट टू राइट ये रूल आपका होता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर इस क्वेश्चन यहाँ पर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगी हुई है यहाँ पर, पहले हमने इसको सोल्व कैसे करेंगे, बस आप इसको जैसे ही प्लस करेंगे ये ऑटोमेटिकली सोल्व होगा। क्वेश्चन, दिस इज 19.25, 19.25, यहाँ मैं अभी एक बार लिख रहा हूँ इसको समझे, का 1/5 प्लस में, यहाँ पे अब आपको इसको प्लस करना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली प्लस करके लिख रहा हूँ, 7 और 3 10, 10 की 0 एक हासिल, 2 और 7 9 और एक हासिल 10, फिर से एक हासिल चला जाएगा, 2 और 6 8 और एक हासिल था, और लास्ट में आपका कितना बचेगा 3, यानी कि 39.00, मैंने जस्ट इनको प्लस करके लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस करके मैंने लिख दिया, ठीक, ब्रैकेट ऑटोमेटिकली, अब डिवाइड, आगे का क्वेश्चन क्या, 13 माइनस 0.5, 2.5 है, ठीक है भाई, आगे का मैंने, अब देखो हमने ब्रैकेट हटा दी सबसे पहले, अब उसके बाद किसकी बारी है, ऑफ यानी कि का का मतलब क्या होता है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको अब आप सोल्व, 5 से हम इसको काट देते हैं, 5 दिए 15, बचा कितना 4, पॉइंट लग गया, 5 8 40, 5 पंजे 0.85, ये भी हमने सोल्व कर दिया। अब किसकी बारी आई, डिवाइड, यानी कि इसको हमें सोल्व, 39.00 का 39 ही है, 39 को जब आप डिवाइड करेंगे 13 से आएगा 39 को 13 से डिवाइड करके आ जाएगा, हमेशा अगले को पिछले से डिवाइड कर, ठीक है, गलती नहीं कर देना, कई बार बच्चा 13/39 कर देता, ठीक है, प्लस इधर कितना था 3.85, और इधर से माइनस में, ठीक है, तो ये कितना बन गया 6.85, और इसमें से माइनस करना है 2.5, ठीक है, 5 3 और 2 से 4, ठीक, तो 4.35 आपका आंसर आ रहा है कहाँ, ऑप्शन नंबर 3, क्लियर है, बात आ रही है समझ में, स्टेप बाय स्टेप चलाते रहेंगे, बस स्टेप आपने नहीं छोड़ने, फॉलो करते रहे, क्लियर है यहाँ तक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चंस में जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तो मैं कुछ बातें एक्स्ट्रा बताऊंगा जिससे आपके उससे रिलेटेड होगा। The largest three digit number which is a multiple of 2, 3, 4,
6 एंड 8, यानी कि 3 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या जो इनका एक गुणज हो। ठीक है, गुणज का मतलब जो गुणा करके आता है। जैसे कि मैं कह दूं 2 का एक गुणज, तो 2 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 2 का एक गुणज होगा। ये कौन सा गुणज है? 2 का पांचवा गुणज, यानी कि 2 की 5 मल्टीप्लाई की तो ये नंबर है। सिमिलरली मैं कह दूं 3 का सातवां गुणज आएगा 21। ठीक है, 3 का सेवंथ मल्टीपल 21। तो ये होते हैं आपके गुण। क्लियर है? तो अगर ये गुणज हैं तो आप सीधी सी बात देखिए, ये 2 का गुणज है, ये 2 का भी है, 5 का भी है। ठीक है, ये 2 का पांचवा गुणज या 5 का दूसरा गुणज, 2 का फिफ्थ मल्टीपल या 5 का सेकंड मल्टीपल, दोनों बात बराबर है। तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई करके आता है तो जाहिर सी बात है इससे भी कट होगा और इससे भी कट होगा, मल्टीपल है, मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? तो इसी बात को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, कह रहे हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इसका एक गुणज हो, यानी कि इनसे गुणा करके आता हो। ठीक है भाई, तो अगर इनसे गुणा करके आएगा तो जाहिर सी बात है फिर इनसे कटेगा भी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मल्टीप्लाई है ये इन दोनों से कटेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन में से वो सबसे बड़ी ऑप्शन जो इनसे कटेगी। जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए पूरे प्रोसेस को फॉलो। ठीक है, आप इसका एलसीएम निकालें, फिर उससे 3 अंकों की डिवाइड करें, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कहीं पर अगर करने की जरूरत, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस से अगर आप काम क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, अब अगर ये नंबर इसका गुणज है तो वो नंबर इनसे कटेंगे। ठीक है, तो आप देखिए 2 से सारे नंबर कट रहे हैं, तो कौन सा नंबर कट रहा है? आखिरी में 4 6 8 है, नंबर 2 से, 2 से सारे नंबर। इसके बाद 3 से वही संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग 3 कट जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 9 8 17, 17 और 2 19, तो 19 जो टोटल है वो 3 से नहीं कटता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बाहर हो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर कैंसिल हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसी चीज को अब कैसे करें? यहाँ पे बजाय पूरा टोटल करें, आप देखिए 3 से मैंने कहा वो नंबर कटेगा जिसके अंकों का टोटल। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 9 तो 3 से कटता ही है, जो बाकी बचे कितने? 8 और 4, तो 8 और 4 का टोटल 12, 12 टोटल, इसका मतलब 3 से 12 टोटल जो है वो 3 से कटता है। तो 9 को आप एडिशन में छोड़ सकते हैं, तो क्या से कट रही है उसको आप से हटा सकते हैं, और बाकी नंबर जो बचे उनका टोटल 8 और 4 12 3 से। सेकंड आंसर इसकी बात अब करेंगे, देखो 9 9 ये तो कट रहे हैं, छोड़ दो, बचा क्या? 2, तो जो है वो 3 से नहीं, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी है यहाँ से। लास्ट वाले ऑप्शन में 6 जो है 3 से कट। आप देखेंगे सेकंड और फोर्थ करने मात्र से ही हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, इनमें से कोई एक आंसर है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से आंसर कैसे निकलेगा? अब हम देखेंगे 4 से। 4 से कोई भी नंबर कब कटता है? जब उसके आखिरी के 2 डिजिट से कटते हैं, यानी कि ये नंबर है 84, 84 देखो 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इसका मतलब ये नंबर 4 से पूरा कटेगा। इसकी बात करूं, 4 दूनी 8 बच्चा 16, 4 चौके 16, यानी कि ये दोनों नंबर 4 से कट रहे हैं, इसका मतलब अभी भी हमें आंसर नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं 6 की। 6 से वही संख्या कटेगी, 2 से भी कटेगी और 3 से भी। आपको पता है ये दोनों नंबर 2 से और 3 से कट रहे हैं, तो 6 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब बचा आखिरी नंबर 8, तो 8 से कोई संख्या कब कटती है? जब उसके अंतिम 3 अंक, यानी कि अगर बड़ा नंबर है उसके लास्ट के 8 से कटेगी। ठीक है, अब आप इसको 8 से काट के देख लो। अगर मैं इसको 8 से काटूंगा तो 8 एकम 8 या 18, 8 दूनी 16 या 8 के, यानी कि ये जो सेकंड है 8 से की बात करेंगे तो 8 एकम बचेगा 19, 8 दूनी 16 या 36, और 8 के पहाड़े में नहीं आता, रिमूव हो चुका है। और अब आपका जो बचा कौन सा? ऑप्शन सेकंड, यही आपका। क्लियर है बात? समझ इस तरीके से आप इसको काट के देख सकते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ, मान लो 8 से भी ये भी कट जाता पूरा पूरा और ये भी कट जाता, फिर आंसर कैसे करते? आप ध्यान दीजिए किसने 3 अंकों की अधिकतम संख्या, यानी कि बड़ी संख्या, इनमें से फिर जो सी बड़ी होती, बड़ी ये होती ना, आंसर हम। ठीक है, अगर ये
नंबर। क्लियर है यहाँ तक? ये बात समझ में आ गई होगी। ये करना था आपने सेकंड क्वेश्चन एलसीएम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इफ रूट प्लस वन अपॉन और माइनस में फाइव माइनस के फॉर्म में सेवन माइनस फोर ए प्लस बी रूट, यहाँ से ए माइनस वैल्यू क्या होगी आपसे। सबसे पहले हमें ए भी निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट ए और बी कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। कैसे? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन जिसे परिमेयकरण बोलते हैं। ये रूट थ्री प्लस वन अपॉन में रूट थ्री माइनस वन। ठीक है भाई, इसका रेशनलाइजेशन कैसे होगा? जो इसका बेस है इसी को ऊपर लिखना है, बट साइन बदल के। क्या बोला मैंने? इसका साइन बदल के, यानी कि ये माइनस वाला है तो प्लस से ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस से नीचे, ये आपस में कर देगा कोई। लेकिन ऐसा करने से मैं अभी आधा लेके चल रहा हूँ, आधे को। ऐसा करने से क्या होगा? ऊपर देखो दोनों सेम आ गए तो ऊपर बना रूट थ्री प्लस वन का होल। ठीक है, नीचे में क्या बना? ए माइनस बी ए प्लस। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी। क्या होती है? ए प्लस और ए। ठीक है भाई, रेशनलाइजेशन से ये बनेगा तो नीचे ए स्क्वायर यानी कि रूट माइनस वन। ठीक है, एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसके में लिख। अब ये क्या है? ए प्लस बी का होल। सभी जानते हैं क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए। ठीक है, तो आप लिखें तीन और एक चार, प्लस में दो रूट। मैंने ये स्क्वायर कर दिया डायरेक्टली। कैसे किया है आप देखिए, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में इंटू ए इंटू, फिर से रूट कट गया है ना? ये क्या बना? तीन, और ये वन का स्क्वायर बन गया। तीन और एक कितना बना? छह। ठीक है, प्लस में दो लिख के और इन दो। ठीक है, लास्ट रूट स्क्वायर से रूट कटा, ये बना तीन, और तीन में से गया कितना आया? दो। क्या ये बात आ रही है समझ? क्लियर है? ऊपर से देखो दो कॉमन आ रहे हैं, ऊपर से दो कॉमन ले लिया, ये वाले दो से ये उड़ गया, तो बचा सिर्फ 10। यानी कि दैट पोर्शन हमारे पास बचा टू। क्लियर है? जो मैंने पहले कोर्स किया ऐसे ही अब सेकंड पर सोल्व करते हैं, वहां थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा। मैं डायरेक्टली स्टेप लिख रहा हूँ। इस फाइव माइनस अपॉन में सेवन माइनस रेशनलाइजेशन करेंगे, माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है भाई, सेवन प्लस। आप देखो इस पर दोनों अलग अलग हैं, ये क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कैसे? एक नंबर उठा लो, पूरे से मल्टीप्लाई। पांच सत्ते 35, पांच किससे करेंगे? तो पांच चौके 20 और तीन एज इट इज। ठीक है, नंबर नंबर मल्टीप्लाई कर देगा, रूट एज इट इज। ये पांच से दो। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सात दूनी माइनस का साइन है, और रूट तीन। प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। इसकी इससे दो चौके आठ, तीन रूट तीन क्या बनेगा? तीन बनेगा। ठीक है, तो आठ दिया। क्लियर भाई? की मल्टीप्लाई होगी तो अपोन में, अपोन में क्या बनेगा? ए माइनस बी ए प्लस, ये अभी बताया था। ए स्क्वायर माइनस बी सेवन प्लस माइनस बी फोर। ठीक है, और भाई मेरी पढ़ाने की आप लोग जाके आ सकते। ठीक है, मुझे भुला सकते। ठीक है, यहाँ तो मैं अब बढ़ा के देख सकता। ठीक है, अब यहाँ से देखो 35 नंबर है, ये भी नंबर है, तो इस माइनस करके कितना बन गया? 11। ठीक है, प्लस में से ये माइनस करके तो 20 रूट। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? अब नीचे में क्या बनेगा? 7 का स्क्वायर गुणा माइनस में इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 ये करना, ये बना क्या? ये आ गया यहाँ से। क्लियर है? अब देखो ये और ये हमारे पास दो चीजें बची। अभी उन्हें सोचना है माइनस, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लस माइनस प्लस रूट थ्री यहाँ बचा था, और माइनस के साथ ये वाला विच इज सेवन माइनस। ठीक है, आप इस माइनस माइनस के। ठीक है, अब 11 और 2 क्या हुए? माइनस के, ये प्लस के और ये
के प्लस के 7। ठीक है भाई, ये हमारा सोल्व करके आ चुका है कि किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस बी। ठीक है भाई, अब यहाँ से ए के साथ कंपेयर करवाएंगे तो 9, माइनस के 9 आ गया। ए बी के साथ कंपेयर कराएंगे तो बी कितना आ गया 7। ठीक है भाई, क्लियर। ध्यान से कहीं कोई गलती ए और बी हम लिखते हैं, बताना था ए माइनस बी किसके बराबर। ए की वैल्यू है माइनस के 9, ए माइनस 9 आ गया, और बी की वैल्यू है 7, तो 7 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन है। देखो एक बार फिर से कहीं ना कहीं प्लस माइनस कर, यहाँ तो ठीक था हमारा, यहाँ 7 प्लस के, माइनस के लिए दिए, यहाँ प्लस के आएंगे, प्लस के थे ना ज्यादा, 7 प्लस 6 प्लस में आएगा भाई, यहाँ गलती। 11 प्लस 6 रूट क्या आया, यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा -9 और ये करेंगे तो माइनस के 5। ठीक है, ए की वैल्यू -9 कंपेयर करेंगे इससे, बी की वैल्यू आपको माइनस की, ठीक है, ए -9 बी की -1 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस के 9 और माइनस माइनस प्लस मान दो नहीं बन रहा है 1 बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करें, ठीक है, कहीं मिस्टेक ना हो करके। ठीक है, आंसर 1 बनेगा, कहाँ लिखा ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला नेक्स्ट है 1.47 का स्क्वायर माइनस 0। हेलो, हेलो, हाँ ये आइडेंटिटी है विच इज ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, यानी कि 1.7 माइनस 0.4, एक बार लिखेंगे ए प्लस प्लस में। ठीक है, तो एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके हमने लिख दिया यहाँ से, अपोन में क्या है 1.9। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा 1. ठीक है, ये बन रहा है, इससे कैंसिल हो, ठीक, क्लियर है। ये आप प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो बच गया यही आपका आंसर है। 7 में से 4 गए 3, 4 में से 4 गए 3 पॉइंट, 1 में से 1.0 आपका आंसर आ गया ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है।